का विचारधारा और एक निर्णय लिया गया था कि हम लोग सभी लोग मिलकर भारत को एक भाजपा मुक्त बनाना है, यानी जो भारत के जो सबसे उच्चतम पद है उस पर नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाना है। अब देखिए यहाँ तो इससे कोई मतलब नहीं है। पहले प्रधानमंत्री और गठबंधन और यहाँ महाराष्ट्र की, अब यहाँ पे हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र के जो एनसीपी थी, उसके जो शरद पवार जो लीडर थे, उनके जो भतीजा था उनका नाम था अजित। अब अजित पवार ने अपने पूरे विधायकों को लेकर यानी पूरी टीम को लेकर शिंदे के साथ आ चुकी है और बीजेपी की सरकार बना चुकी है। अब अभी सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी के अंदर में कौन सी ऐसी चाबी के कुंजी है जो हर पार्टी को खोलने का काम करती है, या वो महाराष्ट्र की बात करें या फिर आप गुजरात की बात करें या अलग अलग जगहों पर जहाँ पे पार्टी को तोड़कर और अपनी ये सरकार बनाती है। आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाती है? सबसे पहली बात समझिए कि उस पार्टी की सबसे जो कमजोर पॉइंट है उसको पकड़ती है। आपको पता है बिहार में जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, जिसके एक निष्पक्ष नेता थे जिनका नाम था रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष थे, उनके बिहार में 6 सांसद थे, जिस 6 सांसद पर चुनाव लड़ा और 6 सांसद उनके जीत चुके थे। और उन सांसदों में उनका एक बेटा, उनका भतीजा, उनका एक भाई और पूरी परिवार और तरह तरह के लोग शामिल थे। लेकिन जब उनकी मौत के टाइम नजदीक आ जाती है और उनका एक बेटा जिसका नाम रहता है चिराग पासवान, अब उसी समय जो बीजेपी है वो समझ लेती है कि अभी हमको विलय करना है इस पार्टी को, क्योंकि उनको पता है कि जो चिराग पासवान थे उस टाइम उनको राजनीतिक कैरियर और जो राजनीतिक जो व्यू थे उनके बारे में उनको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज नहीं थी, भले वो सांसद थे। अब इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि आपको पता है घर में जब मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान को नवाजी के लिए जो बच्चे होते हैं उनको बड़े आदर और सत्कार के साथ उनको नमन करता है, प्रणाम करता है। अब इससे 2 तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान तो समझता है कि ये बहुत आज्ञाकारी है और एक समझता है कि ये तो हमारे पैरों में झूलने वाला व्यक्ति है। सेम कंडीशन वहाँ पे समझते थे बीजेपी वाले, क्योंकि मोदी जी हो या अमित शाह हो या और तरह तरह के जो उच्च कोटि में बैठे हुए बीजेपी के लोग हैं, जब चिराग पासवान के घर पे या चिराग पासवान के पिताजी के पास में मिलने के लिए आते थे, तो चिराग पासवान एक सांसद के नाते ना मिलकर एक बच्चे के तौर पे एक ऐसे लीडर के तौर पर लोगों को देखते थे जैसे भगवान हो। उसका फायदा उठाकर उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ है और बहुत सही टाइम है। अब आप कहिएगा कि ये सब चीज़ सुनाने की फायदा क्या है? यही मुख्य चीज़ को आप समझिए कि आखिर बीजेपी की कुंजी क्या है जो हर पार्टी को जो तोड़ती कैसे है। क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरा पता है कि जो चिराग पासवान है वो बिहार की पार्टी है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ और उसकी क्राइसिस के बारे में मुझे बहुत बढ़िया से पता था। तो जब मिलते हैं तो वे सब चीज़ों को समझ लेती है पार्टियाँ। बीजेपी पार्टी समझती है कि बस यही एक मोहरा है हमको, अभी से समझने वाली नहीं, संभलने वाली नहीं है। जैसे ही पिता की मौत होती है चिराग पासवान की, यानी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान का, अब उस चीज़ों को फायदा उठाकर यानी पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई होते हैं उनके पास में मिलती है और बोलती है आप क्या इस भतीजे के चक्कर में पड़े हैं, इससे अच्छे आपके पास में नॉलेज है, इसके पास आपके अच्छे एक्सपीरियंस है, आपको मंत्रिमंडल मिल सकता है, आपके साथ सारी पार्टियां जा सकती है। वो अकेला लड़का क्या करेगा, उसको पॉलिटिकल की कोई नॉलेज नहीं है। आप ऐसा कीजिए,
हम आपको अपनी पार्टी में मंत्रिमंडल दे देंगे। आप सबसे पहले चारों पांचों से बात कर दीजिए, कुछ लोगों को पैसे का आवंटन कर दिया जाएगा, तरह तरह की बातें लुभावना देकर, बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग प्लान है, आप समझ रहे हैं ना, वो तरह से देकर। पशुपालक के पास तो दिमाग है नहीं, बुढ़ापा हो गया है, उन्हें तो चाहे सारा सांसद तो बने ही हैं, भले ही भाई के दम पे बना हो, उससे क्या मतलब है, बने तो है ना भाई। आज सांसद तो मैं ही हूँ, बस आओ ना देखा था, बस डिसीजन ले लिया, पांचों से बात किया, पांचों सांसद मिले, बोले लोक जनशक्ति पार्टी अब हमारा है, और उन्होंने वहां पे तोड़ने का काम किया और चिराग पासवान अलग हो गए। अब यहाँ पे मैटर कहाँ फंसा, जब कुछ टाइम के बाद में चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी पूरे बिहार में फैलने लग गया, हर एक लोगों के बीच में जाने लग गया, हर एक नौजवान, हर एक महिला और हर एक दलित समाज से लेकर हर एक उच्च कोटि के लोग भी उनको चाहने लग गए। उनकी जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई तब बीजेपी को लगा कि अरे तो पशुपति पारसनाथ को मैंने गलत किया। चिराग पासवान ही बिहार का मेन जो कैंडिडेट है, सीएम कैंडिडेट, वो चिराग पासवान। अब इस चीजों को समझने के बाद उनको ऑफर दिया गया कि आपको मैं सीएम की कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से घोषित कर दूंगा, आप बीजेपी के साथ में आ जाइए। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को न्यू रखने के वजह से उन्होंने बोला मैं अकेला हूं तो क्या हुआ, हम शेर के बच्चे हैं और शेर के बच्चे कभी भी डरते नहीं हैं, और गिद्धड़ों के साथ मुझे मिलने से अच्छा है कि मैं अपना खुद की एक जंगल में एक अकेलौता राज करूंगा। तो यही प्लान और स्ट्रेटेजी हर जगह लागू करती है। अब यही काम की बस महाराष्ट्र में, उनसे मिली, बोली अरे क्या उस बूढ़े के चक्कर में तुम पड़े हो, आज तक तो मुख्यमंत्री नहीं बना पाया तुमको, देखो छोटे छोटे लोग मंत्री बन जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। नीतीश कुमार के देखो 20 साल से मंत्री है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें पार्टी तोड़ तोड़ के, तो तुम भी क्यों नहीं बन सकते हो। बस और क्या था, तरह तरह की पार्टियां चला, तरह तरह की बहाने दिए गए हैं, और सबसे बड़ी चीज उप मुख्यमंत्री बनाने का जो प्रस्ताव है उनके सामने रखा गया। बस अजीत पवार ने बोला चलो ठीक है, बस हो गया और का डील। यही स्ट्रेटजी बीजेपी करती है। लेकिन देखिए मानना ये है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर किसी पार्टी को तोड़ता है, इस पे हमारे भारत सरकार के जो उच्च न्यायालय है उसको इसके लेकर एक कानून बनाना चाहिए। कानून ये बनाना चाहिए कि अगर जिस पार्टी के लिए हमारे भारत सरकार, हमारे जनता है, जिस पार्टी के लिए चुना है, जिस चेहरे को देखकर उन्होंने वोट दिया है, उसी चेहरे के लेकर 5 साल तक रहना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। अब ये हमारे उच्च न्यायालय को इस पर, अगर ये वीडियो किसी भी तरह से उच्च न्यायालय के किसी भी अधिकारी के पास पहुंचता है, तो मेरा ये मांग है, मेरा ये डिमांड है कि हमारे भारत का देश के संविधान में इसका संशोधन होना चाहिए। और ये संशोधन ये होना चाहिए कि कोई भी पार्टी, अगर मान लीजिए कि अगर एनसीपी अगर चुनाव लड़ी है शरद पवार के चेहरे पर, तो उसकी पार्टी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकती है जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाएंगे। अब अगर जाना है तो फिर से चुनाव होगा। अगर किसी ने मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर अगर चुनाव लड़ा है तो वो दूसरी पार्टी में नहीं शामिल हो सकता। ये हर पार्टी के लिए कानून होना चाहिए। और आप इस चीजों को कैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने वोट दिया है किसी पार्टी को, अब अगला बंदा किसी दूसरे पार्टी के साथ में चला जाता है, आप इस चीजों को कैसे देखते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये एक बार जो लाल का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर हमारी जो वीडियो है, हमारी जो सोच है, हमारा जो किसी भी पार्टी के लिए स्पेशल वीडियो नहीं है, किसी भी दल के लिए नहीं है, हमारी एक सोच है, एक समाज की सोच है। जो हम चाहते हैं वो ऐसे समाज का निर्माण हो जो एक निष्पक्ष भाव, एक निष्पक्षता का बात करे, जो किसी पार्टी, किसी दल, किसी समाज की बात ना करे।
हर वो एक समाज की बात करे, हर एक इंसान की बात करे, जिससे हमारे आम जनता और हमारे आम इंसान की भला हो। अब मान लीजिए मैंने वोट दिया है किसी आम इंसान को देकर, वो चला जाएगा गुंडे के साथ में, फिर क्या होगा? एक गुंडे की भी तो टीम है ना। अब एक राज्य में तरह तरह की टीमें बनी हुई है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एक राज्य है, एक राज्य में 3 तरह के लोग होते हैं, इंसान, हैवान और बेईमान। अब मान लीजिए जब एक दल होती है बेईमान को बनाने वाला। अब मान लो किसी ने बेईमान को अगर मंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, किसी ने बेईमान को बनाया है अगर मान लीजिए कि सांसद, और मैंने इंसान को वोट दिया है, फिर वो इंसान बेईमान में जाके मिल जाता है, फिर तो मेरा वोट बर्बाद हुआ, फिर तो हमारा ये समाज बर्बाद होगा, फिर तो मेरा विकास बर्बाद होगा। तो इसलिए आप भी अगर ये सब सारे चीज़ों को अगर सही रूप में देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आखिर बीजेपी कामयाब हो गई है महाराष्ट्र में, और यही स्ट्रेटेजी काम करती रहेगी हर जगह। हो सकता है बिहार में भी काम कर जाए, मुझे लग रहा है। आधी से ज़्यादा पार्टियां बीजेपी अपने ओर खींच ली है, कुछ पार्टी जो बची है उसको भी खींचने का काम कर रही है। लेकिन ये जो चिराग पासवान है कि उसका मैटर नहीं समझ में आ पा रहा है। चिराग को एक माचिस का तिल्ली समझती है। अब आगे पर क्या होगा वो तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। और बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो साफ है। हमारा देश कल गुलाम था और उस गुलामी में अंग्रेजों का हाथ में सत्ता थी। वो करते ये थे कि जो भारत के राजाओं थे उनके अंदर में फूट डालो और लूट डालो, फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो अपनाते थे। आज जो है आज का जो समाज है आज भी वही कर रहा है। पैसे के दम पर, प्रलोभन की दम पर ये जो राजनीतिक है, ये जो कूटनीति है हो रही है, ये बहुत ही गलत है। कल भी लोग बेरोजगार थे, कल भी लोग गरीब थे और कल भी लोग भूखे रोड पे सो रहे थे जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और अगर आज हमारे देश आज़ाद है, और आज़ाद देश का मतलब होता है कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी नंगा ना रहे, कोई भी किसी भी ऐसे व्यक्ति हो ना हो जिसके माथे पे छत ना हो, कोई भी लोग बेरोजगार ना हो, तो ही हमारा देश आज़ाद कहलाएगा। और ये सब सारे चीज़ों तो हमारा कुछ भी नहीं दिखता है। आज भी किसी रोड पे चले जाते हैं तो हजारों लोग मिल जाएंगे स्टेशन के पड़ाव में पड़े हुए, जिनके ऊपर छत ना हो, जो बिना खाए सो जाते हैं। अगर 4 दिन अभी बारिश का टाइम है, अगर 4 दिन बारिश होते रह जाए तो गरीब परिवार का गरीब जो परिवार है उसका परिवार भूखे सो जाता है।